जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं इकोलॉजी के अंदर जो हमारे एबायोटिक कंपाउंड बच गए थे उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। उसमें जो थर्ड वन पर आता है वो हो जाएगा हमारे जल, जिसको हम वाटर के नाम से भी जानते हैं, और इसके बाद में हम लास्ट वाला पढ़ेंगे सोइल। ठीक है ना। तो आज के सेशन के अंदर हम ये दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो जल जो होता है ये जीवों को अगर जीवित रहना है इस पृथ्वी पर तो ये सेकंड नंबर का कारक है, सबसे अधिक प्रभावित करता है। ये आपको याद रखना। फर्स्ट वन पर तो हमारा तापमान था, उसके बाद में कौन हो जाएगा? जल हो जाएगा। ये आपको याद रखना। इसीलिए आपने एक कहावत सुनी होगी या फिर आपने कई जगह पानी की बड़ी बड़ी जो टंकियां होती हैं या फिर भारत का जो जल मंत्रालय है उसके द्वारा एक स्लोगन काम में लिया जाता है, जल है तो कल है। और वो जल है तो कल है जो उसका प्रमुख कारण है स्लोगन का वो यही है, क्योंकि जल जो होता है इसके बिना हम कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना आज का सेशन। यदि सबसे पहले साथियों हम जल की बात करें, ये जो जल जो होता है फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो जाएगा? सेकंड कारक प्रभावित करने वाला। कौन सा कारक? सेकंड कारक हो जाएगा प्रभावित करने वाला, ये याद रखना। अब ये जो जल जो होता है इस पूरी पृथ्वी के ऊपर जो जल होता है वो अलग अलग प्रकार का पाया जाता है, यानी कि कहीं पर लवणीय जल होता है, कहीं पर शुद्ध जल होता है, कहीं पर साल्ट की मात्रा अधिक होगी, कहीं पर उसके अंदर मिनरल्स की मात्रा अधिक होगी। तो उस पानी के अंदर या फिर उस पानी के अंदर जो भी घटक होते हैं उसके गुणधर्म होते हैं उसी के अनुरूप उस जल के अंदर जीव पाए जाते हैं। तो वो जो जल होता है उन जीवों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसके अंदर कौन कौन से मिनरल होते हैं उन्हीं के आधार पर। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारा एक टर्म निकल कर आता है उस टर्म का नाम हो जाएगा हमारे यहाँ पर यूरी हेलाइन। क्या कौन सा शब्द आ जाएगा? यूरी हेलाइन। और दूसरा जो शब्द आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे स्टेनो हेलाइन। फर्स्ट जो हमारे टर्म आएगा वो कौन सा हो जाएगा? हमारे यूरी हेलाइन। और सेकंड जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा साथियों? स्टेनो हेलाइन। अब दोनों क्या होते हैं इनके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हेलाइन शब्द है इस हेलाइन शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा किससे? लवणता से। किससे हो जाएगा? लवणता से। यानी कि ऐसा जल जिसके अंदर लवण की मात्रा अधिक है तो उसे तो हम बोलते हैं यूरी हेलाइन। और उस जल के अंदर जो भी जीव पाए जाते हैं उन सभी जीवों को क्या बोला जाता है? यूरी हेलाइन। ठीक है। और ऐसे जीव या फिर ऐसा जल स्रोत जिसके अंदर कम पानी है या फिर कम पानी के साथ साथ में उसके अंदर लवणता की मात्रा भी कम है और उस पानी के अंदर जो जीवित जीव पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेनो हेलाइन के नाम से जानते हैं। जैसे हम बात करें नदियां हो गई, झीलें हो गई, तालाब हो गए, ये छोटे छोटे सोर्सेज होते हैं पानी के और इनके अंदर लवणता की मात्रा कम पाई जाती है। तो इनके अंदर जो भी जीव पाए जाएंगे, छोटी मछली होगी, बड़ी मछली होगी या फिर मगरमच्छ जो भी होगा, वो सब हमारे किस में आ जाएगा? स्टेनो हेलाइन। ठीक है। और समुद्र का जो भी इकोसिस्टम होता है या फिर समुद्र के अंदर जो भी जीव पाए जाते हैं वो सब के सब हमारे किस में आ जाएंगे? यूरी हेलाइन के अंदर आ जाएगी। तो परिभाषा की बात करें तो यूरी हेलाइन में याद रखना, ऐसे जीव जो उच्च लवणता, ऐसे जीव जो उच्च लवणता वाले पानी में जीवन यापन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? यूरी हेलाइन कहते हैं। और इसका उदाहरण याद रखना आप, उदाहरण हो जाएगा यहां पर हमारे समुद्री जीव। समुद्री जीव जो होते हैं उनके अंदर या फिर समुद्र के अंदर लवण की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है और उस पानी के अंदर भी समुद्री जो जीव होते हैं, चाहे छोटी मछली हो बड़ी मछली हो, वो सब के सब जो होते हैं वो जीवित रह सकते हैं। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? यूरी हेलाइन कहता है। ठीक है ना। ये आपको याद रखना। अब इसी का उल्टा कर देंगे हम स्टेनो हेलाइन। तो ऐसे जीव जो कम लवणता या फिर इसी को हम बोल सकते हैं मीठा पानी में जीवन यापन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेनो हेलाइन के नाम से जानते हैं। तो जैसा भी मैंने कुछ देर पहले आपको उदाहरण बताया था, नदियां हो गए, तालाब हो गए, झरने हो गए, ये पानी साफ होता है, इनके अंदर हमें लवणता की मात्रा कम पाई जाती है। तो इनके अंदर जो भी जीव रहेंगे वो सब के सब क्या आ जाएंगे? हमारे स्टेनो हेलाइन। तो उदाहरण याद रखना है आपको, नदियां, झरने, झीलें और तालाब के जीव। ठीक है ना। ये जो जीव होते हैं इनके अंदर या फिर इनका पानी के अंदर
कम लवणता पाई जाती है और इनके जो भी जीव होंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे, हमारे स्टेनोहेलाइन कहेंगे। तो इसी के साथ में हमारा जो जल जो होता है वो जीवों को किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो वो हमने किसके आधार पर देखा, लवणता के आधार पर। तो इसी के साथ में हमारे जो जल जो वाला जो टॉपिक होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगला जो हमारा प्रभावित करने वाला कारक आता है एबायोटिक के अंदर, उसका नाम हो जाएगा हमारे सोइल। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम यहाँ पर सोइल के बारे में अध्ययन करते हैं। सोइल की यदि साथियों यहाँ पर हम बात करें तो सोइल जो होती है वो अलग अलग प्रकार की अलग अलग जगह पर हमको देखने को मिलती है। सोइल जो होती है वो पर्वतीय क्षेत्र की अलग होती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों की अलग होती हैं, समुद्र के आसपास की जो मिट्टी होती है वो अलग होती है। तो वहाँ की जो मृदा होती है वो कहीं ना कहीं जीवों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, तो वो उसके बारे में हमको देखना है। ठीक है ना, तो इसके अंदर 4 प्रमुख शब्द निकल कर आते हैं और वही हमको देखना है। नंबर फर्स्ट जो आता है वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर हेलोफाइट। कौन सा शब्द हो जाएगा, हेलोफाइट। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इससे पहले वाले सेशन के अंदर हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था, वहां पर मैंने एक टर्म काम में लिया था हेलियोफाइट। वो हेलियोफाइट है और ये हो जाएगा हमारे हेलोफाइट। ठीक है ना, दोनों में अंतर होता है, ये ध्यान रखना। हेलियोफाइट वे पौधे होते हैं जिनको प्रकाश अधिक प्रिय होता है और हेलोफाइट अलग पौधे होते हैं। ठीक है ना, फाइट जिसके भी पीछे लगा हो ध्यान समझना है, वो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, पेड़ पौधों से संबंधित है। तो हेलोफाइट किसे कहते हैं, ऐसे पौधे, ऐसे पौधे जो उच्च लवणता वाली भूमि में उगते हैं, भूमि में उगते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइट के नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसे पौधे जो उच्च लवणता वाली भूमि में, यानी कि ऐसी मृदा जिसके अंदर लवणता की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, पीएच मान जो होता है वो 8.5 से अधिक होता है, ऐसी मृदा में अगर कोई पौधे उगते हैं तो उसे हम बोलते हैं हेलोफाइट के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें यहाँ पर, तो उदाहरण आपको याद रखना है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या होते हैं, तो ये जनरली मैंग्रोव वन जो होते हैं समुद्र के जो आसपास की जो भूमि होती है या फिर समुद्र का जो तट होता है वहाँ की जो भूमि होती है वो बहुत ज़्यादा लवणीय होती है और वहाँ पर जो पौधे उगते हैं वो वहाँ पर एक फॉरेस्ट विकसित हो जाता है, उसे हम मैंग्रोव वन कहते हैं। इसके अंदर जो भी वनस्पति पाई जाती हैं वो हेलोफाइट प्रकार की होती हैं, ये आपको याद रखनी। ठीक है, और सेकेंड वन जो हमारे निकल कर आता है टर्म वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑक्जेलोफाइट। क्या हो जाएगा, ऑक्जेलोफाइट। ऑक्जेलोफाइट क्या होते हैं, ऐसे पौधे, ऐसे पौधे जो अम्लीय भूमि में उगते हैं, अम्लीय भूमि में उगते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्जेलोफाइट कहते हैं। और ये अम्लीय मृदा कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा जहाँ पर भी वर्षा अधिक होती है, जहाँ पर वनस्पति बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और जो पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो वनस्पति उगती हैं उसे हम बोलते हैं ऑक्जेलोफाइट के नाम से जानते हैं। तो उदाहरण याद रखना है आपको, पर्वतीय राज्य की वनस्पति, पर्वतीय राज्य की जितनी भी वनस्पति वो सब की सब क्या होती है, ऑक्जेलोफाइट होती है। जैसे हम बात करें 7 सिस्टर्स वाले जितने भी हमारे 7 राज्य, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हमारे असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, ये पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। इसी के अलावा उत्तराखंड हो गया, ठीक है ना। तो वहाँ की जो पर्वतीय क्षेत्र की जो मृदा होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है, जिसको हम ऑक्जेलोफाइट के नाम से जानते हैं। और वहाँ पे जो वनस्पति होती है उसको हम ऑक्जेलोफाइट के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। और इसके अलावा 2-3 आपको फसलें याद रखनी है। जैसे हम बात करें फसल के अंदर याद रखना है, एक तो आपको चावल, चावल को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो चावल जो फसल होती है वो अम्लीय मृदा सहनशील होती है, ये याद रखना। चावल हो गया, चाय हो गया और आलू, ठीक है ना। ये तीनों फसलें आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि प्रश्न की ऐसी फसल का नाम बताइए जो अम्लीय मृदा के अंदर आसानी से उग सकती है, चावल, चाय और आलू। और इसको याद रखने की जो ट्रिक हो जाएगी वो हो जाएगी चाचा आया, चाचा आया, ये ट्रिक याद रखनी है आपको। चा से हो जाएगा चावल, चा से चाय और आ से हो जाएगा आलू, और या आप खुद से लगा लेना, ठीक है ना। तो ये दूसरा जो हमारे पॉइंट होता है वो कंप्लीट होता है। नंबर 3 की बात करें, सी नंबर की, तो वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर जीरोफाइट। कौन से पौधे, जीरोफाइट।
जीरोफाइट पौधे क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जीरोफाइट के नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसे पौधे जो मरुस्थल के अंदर उगते हैं, जैसे बात करें खेजड़ी हो गया, बबूल हो गया, इसी प्रकार हम बात करें कैक्टस यानी कि नागफनी हो गया, इसी प्रकार हम बात करें थ्रॉन्स ट्री हो गए, जो कांटे वाले कई सारे वृक्ष होते हैं, वो सब के सब किस में आ जाएंगे, जीरोफाइट। यानी कि जो भी मरुस्थल में जो वनस्पति उगती है उसे हम क्या बोलते हैं, जीरोफाइट के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उदाहरण इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। क्या क्या हो जाएगा, उदाहरण नंबर फर्स्ट पर तो आ जाएगा हमारे यहाँ पर थ्रॉन ट्री यानी कि कांटे वाले वृक्ष। इसके अतिरिक्त बात करें खेजड़ी, बबूल, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करें यहां पर नागफनी आदि, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे डी नंबर पर आ जाएगा और उसका नाम हो जाएगा हमारे मिजोफाइट। कौन सा फाइट, मिजोफाइट, ठीक है। मिजोफाइट की बात करें तो मिजोफाइट किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, मिजोफाइट वे पौधे हो जाएंगे, ऐसे पौधे जो सामान्य मृदा में उगते हैं, ऐसे पौधे जो सामान्य मृदा में उगते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मिजोफाइट के नाम से जानते हैं। उदाहरण की बात करें तो इसमें आ जाएगी हमारी सारी फसलें प्लस सारी सब्जियां प्लस सारे फल वृक्ष जो होते हैं, वो सब के सब किसके अंदर उगते हैं, मिजोफाइट श्रेणी के अंदर आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मिजोफाइट जो सॉइल होती है, इसका जो पीएच मान जो होता है वो होता है लगभग 6 से 7.5 के आसपास होता है। और जितने भी हमारी फसलें होती हैं, सारी सब्जियां हो गई और सारे जितने भी फल वृक्ष होते हैं, लगभग जो होते हैं ये लगभग 6 से 7.5 पीएच पर ही उगते हैं। और इस पीएच पर उगने वाले जो वनस्पति होती है उसको हम बोलते हैं मिजोफाइट के नाम से जानते हैं। हिंदी वाले इसको समोद्भिद के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखिएगा, समोद्भिद ऐसे शब्द याद मत रखना, आप केवल ये इंग्लिश शब्द याद रखना है, क्योंकि पेपर जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। तो हेलोफाइट लवणीय मृदा वाले, ऑक्जेलोफाइट अम्लीय मृदा वाले, जीरोफाइट मरुस्थल वाले, और मिजोफाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे सामान्य मृदा के अंदर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, मिजोफाइट कहलाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की मृदा में उगने वाले अलग अलग वनस्पति होती हैं, ये आपको याद रखना। अक्सर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो शब्द दे दिए जाते हैं हेलोफाइट और इनकी परिभाषा पूछी जाती है, जो आपको याद रखना है। इसी के साथ में हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के जो अजैविक जो घटक होते हैं वो यहीं पर हमारे समाप्त होते हैं। हमने अबायोटिक कंपाउंड को अलग अलग 3 सेगमेंट में पढ़ा है। सबसे पहले हमने तापमान के बारे में देखा, फिर प्रकाश के बारे में, फिर जल के बारे में, और फिर हमने मृदा के बारे में देखा। और इनके अंदर जितने भी टेक्निकल टर्म हैं वो टर्म याद रखने हैं आपको। अक्सर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो टर्म के बारे में ही पूछा जाता है और उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।